हेलो माय लर्नर्स, सो वंस अगेन जैसा कि क्लास 11th का जो हमारा ये चैप्टर है द लैंडस्केप ऑफ द सोल। देखिए हमारी आपकी स्क्रीन पर है द लैंडस्केप ऑफ द सोल। मतलब जो लैंडस्केप होता है वो किस तरीके से सोल है ये हम पढ़ेंगे, यानी आत्मा किस तरीके से ये जो लैंडस्केप। तो ये क्लास 11th का हॉर्नबिल से ये हम इस वीडियो में पूरी समराइज इस चैप्टर को पूरा समराइज कर देंगे, कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो हम इसको पिक्चर के थ्रू भी आपको दिखाएंगे, हमारी आपकी स्क्रीन पर होंगे, और वैसे भी जब जब पिक्चर आएगी तो हम पिक्चर बताएंगे किस तरीके से क्या है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए लैंडस्केप है ये, लैंडस्केप ये सब पिक्चर्स हैं ये वाली, ठीक है। ये इसकी समरी मैंने हिंदी में आपको समझाने की कोशिश की है बहुत बेहतर तरीके से, जिससे कि जब एक बार आपको हिंदी समझ में आ जाएगी तो आई होप आप दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं, और दिमाग में हमेशा के लिए बनी रहेगी ये समरी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लर्नर्स, होता क्या है, इसमें एक चीनी चित्रकार होता है, पेंटर, जिसका नाम वू डॉजी होता है, डाउजी। वो डॉजी के बारे में जो 8वीं सदी में रहा करता था, एक बहुत ही बढ़िया चित्रकार था, विस्मयकारी चित्रकार। कहानी प्रचलित है उसने क्या किया, सम्राट ने सम्राट ने अपने महल की दीवारों पर चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? इसको, डाओजी को नियुक्त किया था सम्राट ने कि आप हमारे महल में दीवारों पर चित्रकारी करें। ठीक, चित्रकारी वीडियो मैंने अभी बताई थी, किस तरीके की चित्रकारी थी, इस तरीके की चित्रकारी थी, इस तरीके की ये चित्रकारी थी, ये है, ठीक है। अब तो जब उन्होंने अपने महल में इनको रख लिया तो होता क्या है, किस तरीके की चित्रकारी होती है, नियुक्त किया। ये उस चित्र की अंतिम कलाकृति है। उसने अपने चित्रांकन को एक पर्दे के पीछे पूरा किया, ठीक है। उसे केवल एक सम्राट ही देख सकता था, और सम्राट ने जंगलों के, पर्वतों के, जल प्रपातों, मेघों, पहाड़ियों, रास्तों पर जा रहे मानव, आकाश में उड़ रहे पक्षियों के दृश्य को खूब सराहना की। अब उसमें जैसा कि मैंने बताया था, अभी देखो कैसे बनाया था उन्होंने, ये चित्र बनाए थे, ये देखिएगा, ये नदियाँ इसने दिखाई थी, इसमें उसके जंगलों के चित्र दिखाए थे, ग्रीनरी दिखाई थी, इस तरीके के उन्होंने चित्र दिखाए थे उस चित्रकार ने, डाओजी ने। अब जब इन सब चित्रों को दिखाया था तो मेघ दिखाए, पहाड़ियाँ दिखाई, जैसे कि मैंने एक पिक्चर में बताया था, और उसमें रास्तों पर जा रहे मानव तथा आकाश में उड़ते पक्षियों को दृश्यों की खूब सराहना की। पर्वत की जो तलहटी पर बने गुफा में चित्रकार ने बताया कि जहाँ किसी प्रेतात्मा का वास है, और उसने ताली बजाई और गुफा का प्रवेश द्वार खुल गया। उसने बजाई ताली, बजाते ही गुफा का द्वार खुल गया। बड़ी अच्छी चित्रकारी थी। अब होता क्या है देखिएगा, अंदर का जो दृश्य था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था, और वह उसके बाद द्वार के अंदर चला गया, सम्राट को भी अपने पीछे बुला ले गया। सम्राट से कहा, आओ महाराज मेरे साथ आओ। पर सम्राट जो था प्रवेश द्वार पर जैसे ही पहुँचे, उससे पूर्व ही वह बंद हो गया। जैसे ही सम्राट पहुंचा बंद हो गया, और वो चित्रकार अंदर चला गया, यानी दीवार पर बना चित्र भी लुप्त हो गया, मतलब गायब हो गया, और कलाकार फिर भी कभी नहीं दिखा, और वो कलाकार फिर दिखा ही नहीं इसके बाद। नेक्स्ट है, अब है ना, देखिए अजीब कहानी, एक ऐसी कहानियाँ ऐसी जो कहानियाँ थी वो चीन के महान दार्शनिक कॉन्फ्यूशस तथा जुआंगी द्वारा लिखित जो पुस्तक थी, यानी जो ज़ोंगी द्वारा जो लिखित पुस्तक, ये दो राइटर थे, दार्शनिक थे, इन्होंने ऐसी पुस्तक लिखी थी जिसमें आम बातें मिलती हैं उनकी। यानी वे दर्शाते हैं कि चीन समय में चीन में जो कला को किस दृष्टि से देखा जाता था, और इसके विपरीत क्या था, एक पश्चिम जगत का चित्र ने, और एक प्रसिद्ध चित्रकार जो फ्लैंडर्स का निवासी था, उसने अपने परदादा सांप के चित्र में आँख बनवाई थी, यानी परदादा सांप के चित्र में आँख बनाई थी, मतलब पुनर्जन्म मानते हैं पुरानी चीज़ों को। उन्होंने कहा ये हमारे सांप के रूप में दादा परदादा, इस तरीके से उसने उसमें चित्र बनाई, वो आँख बनाई चित्र में। अब क्या हुआ, उसे भय था कि
खुली आंख होने पर वह चित्र से बाहर निकल जाएगा। ये कहानी पश्चिम का जो कला जगत है उसमें चित्रकला में दर्शाई जाती है। तीसरी कहानी क्या थी, यानी 15वीं शताब्दी में, यानी एंट्रैप की है। एक लोहार को जिसका नाम क्वांटिन मैट्सिस था, अब उसे होता क्या है, उसे एक चित्रकार की बेटी से प्यार हो जाता है। अब जब प्रेम करने लगता है तो पिता उसकी प्रार्थना को ठुकरा देता है, क्योंकि वह निम्न कोटि के धंधे वाला था। भाई एक लड़की का पिता एक छोटे व्यक्ति से कैसे शादी कर देगा। इस कारण होता क्या है, क्वेंटिन ने एक दिन स्टूडियो में प्रवेश करके चित्रकार के एक नए चित्र पटल पर एक मक्खी बना दी। यानी उसी ने एक मक्खी बना दी एक पोर्शन पर, एक पटल पर, और वह इतनी वास्तविक दिख रही थी कि चित्रकार ने उसे उड़ाने की कोशिश की, पर वह महसूस हुआ कि वह क्या है, और क्वेंटिन को अपना शागिर्द बना लिया। और फिर क्वेंटिन ने अपनी प्रेमिका से विवाह कर लिया, मतलब उससे शागिर्द बनाया, मतलब उस्ताद बनाया और चेला बनाया, उसका शिष्य बनाया, और उसी शिष्य ने उनसे शादी कर ली, लड़की से उसकी। अब भाई अपने सर्वाधिक विख्यात चित्रकारों में से एक था, बहुत फेमस हो गया था, यानी चित्रकारी उसकी बहुत दूर दूर तक विश्वविख्यात हो गई। अब होता क्या है, ये दोनों जो कहानियाँ हैं वो दिखाती हैं कि कला का एक लक्ष्य होता है। जो देखिए अपने हाथ तो कोई कला नहीं है, यूरोप की तरफ चले जाइए, कला का बहुत बड़ा विकास हुआ है। पश्चिमी सभ्यता में देखिए कला का विकास हुआ। अब यहाँ पर यह कला तो वास्तविकता का चित्रित करने में बड़ा माहिर थी, पर होता क्या है, एशिया में कला का एक लक्ष्य था आंतरिक जीवन और अंतरात्मा का चित्रांकन करना, ये उसका मेन लक्ष्य था। लेकिन होता क्या है, चीनी कहानी में सम्राट चित्र के बाहरी रूप की प्रशंसा करता है, नहीं चित्र में क्या बाहरी रूप की प्रशंसा करता है, परंतु कलाकार उसे उस चित्र का गूढ़ अर्थ समझता है, मतलब बेकार का अर्थ समझता है, छुपा हुआ अर्थ समझता है। सम्राट अपने विजित देशों पर तो शासन कर सकता है, पर केवल कलाकारी विश्व के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए उसके अंदर प्रवेश करने का उपाय जानता है, इसके अलावा और कोई नहीं। और क्या था इसमें, एक शास्त्रीय, अब दूसरी कहानी क्या थी, अलग अलग स्टोरीज हैं इसमें लर्नर्स। तो एक शास्त्रीय या अति प्राचीन भूदृश्य प्रदेश वास्तविक रूप से पेश नहीं करता, जैसे कि पाश्चात्य कला चित्र करते हैं। यानी यूरोपीय पेंटर चाहता है कि आप उस दृश्य को ठीक उसी दृष्टि से देखें जैसे उसने देखा था, और एक विशेष दृष्टि से एक चीनी दृश्य चित्र का यथार्थ नहीं होता है, वास्तविकता है। यानी हम वास्तविकता में देखें तो वैसा नहीं होता है। आप उसके किसी बिंदु में प्रवेश कर सकते हैं, कलाकार तो उसकी अपनी दृष्टि के लिए एक आराम से घूमने फिरने के लिए हेतु एक मार्ग बना देता है। इस अवधि में क्या होता है कि जो चीन के गोल लिपेटे कागज पर बने चित्रों को स्पष्ट रूप से देखता है, और वह अपने अंदर महसूस करता है, आभास करता है कि हाँ वास्तव में यही चित्रकारी है। अब होता क्या है, दर्शक की जो सहभागिता होती है वो शारीरिक तथा मानसिक दोनों प्रकार से होती है। अभी देखता है कोई दर्शक देखेगा, अभी उसको टच भी करेगा, छुएगा, फील करेगा बहुत अच्छे से। इस कारण क्या था, भाई दृश्य एक आंतरिक होता है, अंतरात्मा, यानी हम किसी भी पिक्चर को देखते हैं तो हम अलग फील करते हैं उस चित्र को देख करके। अब जब ये सब चीज़ें थी तो होता क्या है फिर, यानी इस अवधारणा से हुआ क्या, यानी शांशुल द्वारा समझाया गया था इस अवधारणा को। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वत और जल, ठीक। दोनों शब्द मिलकर किसी भूदृश्य को निरूपित करते हैं, भूदृश्य के बारे में बताते हैं। ये दो पारंपरिक पूरक ध्रुव हैं, जो ऊपर पर्वत उठता है, यांग जो स्थिर तथा उष्ण होता है, इस तरीके से उसकी बताई दी। ठंडी हवाएं जलयुक्त चलती हैं, ये मादा है, जबकि यंग पुरुष है। यही यानी दाववाद का एक मूल भाव था। ये चित्र है इसका, देखिए ये है। इस चित्र को देखकर मेल फीमेल की पहचान नहीं हो सकती, अब देखिएगा, ठीक है। अब जब इस तरीके से हुआ तो ये बड़ी स्वीकार करने वाली बात थी कि मादा सक्रिय अंग के बीच जो विश्व की एक ऊर्जा का स्रोत है वह तीसरा तत्व भी है, और क्या है, बीच का क्षेत्र जहाँ दोनों ऊर्जा के तत्वों का मिलन होता है। ये मादा के लिए बताया था, है ना, यानी स्वीकार करने वाली मादा को बताया। ये अत्यावश्यक भी है, और इसी कारण चीनी जो था भूदृश्य बीच में खाली स्थान छोड़ता था। और
ये वह क्षेत्र है जहाँ मनुष्य की मुख्य भूमिका होती है और वह धरती के दोनों छोरों पर सिरों पर क्या होता है, ध्रुव के बीच में संवाद का एक माध्यम होता है और वह एक नैन गोचर दृश्य की आँख है। मतलब उन्होंने कहा कि जो भूदृश्य है वो एक नैन गोचर, मतलब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसको और बहुत ही गुड फील करते हैं। तो आई होप इस चैप्टर की हिंदी आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ये मैंने इसकी पिक्चर्स थी और मैंने आपको इसमें समझाया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।